शैला जी का अपमान और सम्मान देखना परिवार के नाते हम लोगों का जिम्मा है। हम लोग परिवार हैं, उनकी बेटी परिवार है, मैं परिवार हूं। माननीय हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उस समय की तत्कालीन विधायक शैला रानी रावत जी का जितना अपमान करा, उन्हीं परिस्थितियों के चलते शैला जी ने उस समय तत्कालीन रूप से कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी परिवार का दामन थामा था। बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव में अपना टिकट फाइनल कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से जो दिवंगत विधायक है शैला रानी रावत, उनकी बिटिया की भी दावेदारी थी, लेकिन बीजेपी ने ना ही उनकी बिटिया ऐश्वर्या रावत को टिकट दिया। और जब अंतिम समय में मीडिया के सामने जयदीप बर्तवाल आते हैं, जो अपने को शैला रानी रावत के राजनीतिक वारिस बताते हैं, ना ही उनको टिकट दिया। अभी हमारे साथ जयदीप बर्तवाल है। स्वागत है पहले आपका दैनिक उत्तराखंड में। सवाल यही है कि जिस तरीके से दावेदारी शैला रानी रावत की बिटिया की भी थी, और वो कह भी रही थी कि भाई जिस तरीके से बीजेपी की परंपरा है कि पहले भी परिवार को मिला है, उनको भी टिकट नहीं मिला, और आपने कहा कि राजनीतिक वारिस आप है, आपको भी टिकट नहीं मिला, अब क्या होगा? देखिए, मैं हमेशा अपनी इस बात को प्राथमिकता दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का भी यही कहना है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद हमारी मातृ संस्था हमारी पार्टी प्रथम है। निश्चित रूप से परिपाटी रही है कि उत्तराखंड में विशेषकर या अन्य स्थानों पर भी जहाँ कहीं भी हमारे विधायकों का जो है आकस्मिक निधन हुआ, तो उनके परिवार में से किसी को जो है उनकी जगह पर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जो है जिम्मा दिया गया। निश्चित रूप से पार्टी ने सोचा होगा, किसी बिंदुओं पर विचार करा होगा, और लगता है हमें, हमारा परिवार भी यही सोचता है कि पार्टी से ही हम हैं, हमारे परिवार से तो भाजपा नहीं है। तो अब ऐसे समय में जब पार्टी ने यह तय कर दिया है कि श्रीमती आशा नौटियाल जी भारतीय जनता पार्टी की केदारनाथ चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो ये निश्चित रूप से जानिए, क्योंकि हम तो जो हैं ममा के साथ, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के इसी चीज़ के लिए कृतार्थ रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2-2 बार अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। और उन दोनों चुनाव में आशा जी भी क्योंकि एक प्रबल प्रत्याशी थी, तो मैं तो ये समझता हूं कि आज व्यक्तिगत रूप से मेरा भी ये दायित्व हो गया है कि शैला जी के राजनीतिक वारिस के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के तौर पर मैं श्रीमती आशा नौटियाल जी के साथ कंधा लगाकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी एवं केंद्रीय नेतृत्व को केदारनाथ से नरेंद्र मोदी जी की आध्यात्मिक नगरी का एक कमल, ब्रह्म कमल और जीत के साथ एक संदेश भेजूँ। अच्छा, जिस तरीके से पहले परिजनों को टिकट दिया जाता था, परिजन को तो मिला नहीं टिकट, तो आपको लगता नहीं कि पार्टी का डेंट नहीं लगेगा इसमें? क्या आपको लगता है कि जनता को कैसे समझा पाएंगे आप लोग? नहीं, परिवार हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग तो हैं। माना आप कह रहे हैं, मैं अपने को बोलता हूं कि मेरा उनके साथ इतने 3 दशकों का साथ है, मैं उनके राजनीतिक वारिस के तौर पे अपने को देखता हूं, राजनीतिक धर्मपुत्र के तौर पे देखता हूं, मैं अपने को उनके परिवार के संरक्षक के तौर पे भी देखता हूं, मैं उनके घर में भाई की तरह रहा, बेटे की तरह रहा। तो निश्चित रूप से परिवार हम ही लोग हैं। हमारी बिटिया वो भी है, वो भी समझदार है, धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सही मौके पर हम लोगों का उपयोग कहीं ना कहीं पर करने के लिए स्थान रखेगी, ऐसा मेरा निश्चित रूप से विश्वास है। तो केदारनाथ विधानसभा में क्या प्रचार में आप जाएंगे तो जनता को किस तरीके से समझाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। और हमारा संदेश, मेरा संदेश सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से यही है कि ममा के निधन से, स्वर्गीय शैला जी के निधन से जो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते से खाली हुई है, उस सीट को हमें बहुत ही भारी भरकम मतों से जितवाकर भाजपा के प्रत्याशी को, केंद्र को ये संदेश देना है, प्रदेश को ये संदेश देना है कि हमारा परिवार, हमारा भाजपा परिवार सभी एकजुट है। कल कांग्रेस ने भी कहा, जब नामांकन के मौके पर वो वहाँ पहुँचे थे अपने प्रत्याशी को लेकर, उन्होंने कहा कि देखो बीजेपी ने धोखा कर दिया शैला के परिवार के साथ, टिकट नहीं दिया। ये चीज़ कैसे समझें? देखिए, मेरे अभी सुबह जब मैं उठा, क्योंकि कल रात देर रात कई जगह बातचीत और उसके स्तर से मैं जो है ज़्यादा कांग्रेस की नामांकन प्रक्रिया को देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो हिंदुस्तान अखबार वगैरह इत्यादि में मैंने खबरें पढ़ी कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शैला के साथ धोखा किया। तो उस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने शैला के साथ धोखा नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने तो शैला जी का सम्मान रखते हुए उन्हें 2017 में टिकट दिया था, चौथे नंबर में रहने के बावजूद 2022 में पुनः टिकट दिया था और उनके सम्मान को लौटाने का काम करा था।
शैला जी का जो अपमान था वो सब जानते हैं कि L&T की 3 करोड़ की जो आपदा मद का पैसा था, हरीश रावत जी ने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यकाल में उस पैसे को रिलीज करने में इतनी देर लगाई कि अगस्त मुनि में सभी स्थानीय लोगों द्वारा ममा का उस समय विरोध किया गया। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के कार्यकाल में जिस तरह से स्वघोषित प्रणाली के तहत सभी व्यापारियों को, लॉज वालों को, घोड़े वालों को, खच्चर वालों को और जितने आपदा प्रभावित लोग थे उनको जो मदद के जीओ किए गए थे, माननीय हरीश रावत जी ने उनके इम्प्लीमेंट में देर लगाई, ये तयशुदा है। तो शैला जी का जो अपमान था वो हरीश जी ने लगातार किया। इसी वजह से दुखी होकर उन्होंने उस समय 2016 में कांग्रेस से बगावत करके केंद्रीय नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी का हाथ दामन थामा था। तो इसलिए ये बिल्कुल उचित नहीं है बोलना, और कांग्रेस को इसका एक लेश मात्र भी हक नहीं है, कांग्रेस को इसका एक लेश मात्र भी हक नहीं है कि माननीय हरीश रावत जी ये बोलें कि शैला जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शैला जी का अपमान और सम्मान देखना परिवार के नाते हम लोगों का जिम्मा है। हम लोग परिवार हैं, उनकी बेटी परिवार है, मैं परिवार हूं। हरीश रावत जी, आप कृपया इस समय पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। अच्छा, इन्हीं बातों को आप जनता तक घर घर कैसे पहुंचाएंगे और जनता को यकीन कैसे दिलाएंगे? देखिए, मैं लगातार प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में हूँ, माननीय अध्यक्ष जी के, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी के, माननीय प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के, एवं लगातार हमारे जितने स्थानीय स्तर पर हमारे जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष काम कर रहे हैं, सभी लोगों के निश्चित रूप से अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। कुछ लोग जो हैं सोचते हैं कि हमारे इस प्रत्याशी को टिकट मिले, कुछ लोग सोचते हैं हमारे इस प्रत्याशी को टिकट मिले। लेकिन मेरा काम इस समय सारे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर, भाजपा परिवार को, स्वर्गीय शैला रानी जी के अपने आधार के परिवार को, स्वर्गीय शैला जी के कांग्रेस में कई लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ वोट डालने को तैयार रहते हैं, उस परिवार को, इन सभी लोगों को हमें समेटकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभूतपूर्व विजय हासिल करनी है। यही हमारा लक्ष्य है, और इसके लिए हम जो पार्टी हमें आदेशित करेगी और हमसे जैसा बन पड़ेगा, जनसंपर्क से, सभाओं से, माध्यमों से, संदेशों से, वो हम निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा, जो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के समर्थक होंगे, जो सिंपैथी वोट उस क्षेत्र में होगा, जिस तरीके से सिंपैथी देखी जाती है, सिंपैथी बिटिया के प्रति होगी या आपके प्रति होगी, तो आप इस चीज़ को कैसे समझा पाएंगे कि भाई मैं खड़ा हूं तो शैला का वोट इधर जाना चाहिए? क्योंकि लोगों में तो मैसेज है कि भाई उनकी बिटिया को टिकट ही नहीं मिला। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि लोगों में ये मैसेज है किसको टिकट मिला या किसको टिकट नहीं मिला, अब यह जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया है अब उसको जितवाना जरूरी है। और निश्चित रूप से ये जानिए कि शैला जी के जितने समर्थक हैं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि शैला जी भाजपा नहीं है, शैला जी भाजपा की वजह से थी। तो भाजपा में हमने ये कहा जो भाजपा से बाहर इतर हमारे लोग हैं, उन लोगों को भी हम ये साथ के लाने की कोशिश करेंगे कि शैला जी के जो कार्य हैं, जो अधूरे कार्य छूटे हुए हैं, जो पार्टी समय समय पर करती है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पालक के तौर पे पिछले 1 महीने में करके दिखाया है, और जो अब आने वाले चुनावों के बाद आशा जी करके दिखाएंगी। तो इसलिए हमारा दायित्व ये है कि वहाँ से हमारा विधायक बने। प्राथमिकता ये है कि आशा जी नौटियाल जी चुनाव जीतें और इसके बाद ही सारे कार्य देखे जाएं। यानी कि आपको लगता है कि आशा नौटियाल अगर मैं चुनाव जीतती है तो जो शैला जी के जो सपने थे वो पूरे होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन के लोग जो हैं 24 घंटे काम करते हैं, 365 दिन कार्य करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व समाज के हर गरीब तबके को, हर छोटे तबके को, हर पिछड़े तबके को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर अपनी योजनाओं को जो है लाता रहता है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करवाते हैं कि इन योजनाओं का सही तरीके से पालन करा जाए। तो मुद्दा ये नहीं है कि विधायक कौन है, मुद्दा ये है कि विधायक रहने के उपरांत प्रदेश का संगठन, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिमंडल, सभी लोग सरकार में इस तरह से काम करते हैं कि हमें विकास के कार्य करने हैं, और विधायक एक प्रतिनिधि के तौर पे हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक समरसता का संगठन है जिसमें व्यक्ति विशेष की कोई भावना की प्राथमिकता नहीं होती। यहाँ पार्टी संगठन सर्वोपरि है। तो पार्टी संगठन के नाते और जितवाने के बाद विधायक जी को निश्चित रूप से जो जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक धड़े का ये भी मानना है कि पहले आप टिकट की दावेदारी नहीं करते हैं, लास्ट टाइम पर आप जिस तरीके से ओपन आते हैं, फिर आप अब ओपन कह रहे हैं कि इधर वोट दीजिए, क्या कहीं से आप ऑपरेट हो रहे हैं? क्या यही प्लानिंग का हिस्सा था क्या ये? भाई देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ऑपरेट होता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी मेरे को जो आदेश करती है, जिस तरह का आदेश करती है, निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता ये थी, मैंने जो है अपने संघर्षों को याद करते हुए केवल यही बताया, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय राजनीति से निकले हुए लोग हैं
और मैंने ये बताया कि अगर पार्टी को ये लगता है कि शैला जी जैसे भारी भरकम व्यक्तित्व को अगर हम किसी नेतृत्व से भर सकते हैं, और उसमें शैला जी पार्टी ये समझती है कि शैला जी के पारिवारिक धर्मपुत्र, राजनीतिक धर्मपुत्र के तौर पर मैं उनकी विरासत को आगे ले जा सकता हूं, तो स्वागत योग्य कदम था। अगर पार्टी ने यह समझा कि श्रीमती आशा नौटियाल जी उन कार्यों को आगे बढ़ाएं जिनको पार्टी निरंतर स्तर पर कर रही है, तो निश्चित ये जानिए कि मेरे लिए पार्टी का आदेश ही सर्वोपरि है। पार्टी का आदेश सर्वोपरि होने के नाते केदारनाथ में हम श्रीमती आशा नौटियाल के लिए जी जान लगा के काम करेंगे। मैंने पहले भी अपने समस्त इंटरव्यू में यही कहा, कंधे से कंधा लगा के काम करेंगे। अब रही बात ऑपरेट होने की, तो मेरा 3 दशक का जो राजनीतिक इतिहास है उसकी उस विस्तार को अगर आप किसी से भी जानेंगे और पहचानेंगे और क्षेत्र में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जयदीप सिंह बड़ताल को खरीदने की बात तो दूर, कोई सपने में भी ये बात नहीं सोच सकता। अच्छा, जो ऐश्वर्या रावत की दावेदारी थी आपको पता है, पार्टी को भी पता है निश्चित, लेकिन जिस तरीके से उनको टिकट नहीं मिला, आपको क्या लगता है कि उनको टिकट न मिलने से कितना नुकसान बीजेपी को होगा, जो आप मानते होंगे? नहीं देखिए, नुकसान मैंने आपसे कहा ना, कई बार संभावनाएं इस तरह की होती हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जब अपने को निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा था सन 90 के दशक में, हमारे यहाँ जो है मशहूर तिकड़ी हुआ करती थी अटल जी और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी की, और उस समय जो है इसके अलावा नेतृत्व में कुछ दिखाई नहीं देता था। निश्चित रूप से उसके बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि अटल बिहारी जी जो है अपनी वाकपटुता के दम पर, अपने जो है कौशल और नेतृत्व और जैसे भी उन्हें अवसर मिले संगठन के द्वारा दिए गए, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विस्तार करने का कार्य एवं प्रधानमंत्री बनने का कार्य किया। लेकिन आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इसका मतलब क्या है कि आज आडवाणी जी और जोशी जी का हमारी पार्टी में कोई योगदान नहीं है? क्या उनकी कोई महत्ता नहीं थी? क्या उन्होंने पार्टी के लिए कोई कार्य नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी जब जिस व्यक्ति के लिए जैसा सदुपयोग समझेगी उसका उस तरह से प्रयोग करेगी। चाहे मैं हूँ, चाहे ऐश्वर्या जी हैं, चाहे आशा जी हैं, चाहे कुलदीप जी हैं, चाहे चंडी जी हैं, चाहे देवप्रकाश सेमवाल जी हैं, चाहे दिनेश उनियाल जी हैं। हाँ, ये निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में उच्च स्तर पर संगठन से लेकर जिले में, मंडल से लेकर, यूथ से लेकर, महिलाओं से लेकर, उनके पुराने संगठन से लेकर उनके नए संगठन तक निश्चित रूप से मेरे सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, क्योंकि विगत कई सालों से मैं ही सारी राजनीतियों का चुनाव का संचालन करता आया हूं। तो इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने उस अनुभव को, मैं अपने उस कौशल को अपनी भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ एक माला में पिरो के जीत की माला भारतीय जनता पार्टी को तोहफे के तौर पर एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर देना चाहता हूं। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा यह है, एक जब अब चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद मंचों से जब कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी ने धोखा किया शैला रानी के साथ, उनकी बिटिया को टिकट नहीं दिया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि शैला के सपने को अब आशा पूरा करेंगी, आप इन दो चीज़ों में कैसे बता पाएंगे कि मैं उनका राजनीतिक वारिस हूँ, राजनीतिक धर्मपुत्र हूँ, इधर वोट दो? देखिए, मैंने आपसे कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं, महत्वपूर्ण है कि हम। लेकिन बिटिया का होना तो जरूरी है ना फिर मंच पर, तभी तो जनता समझेगी। तो बिटिया भी आएगी मंच पर, बिटिया भी आएगी मंच पर। अगर बिटिया कांग्रेस के भाजपा के नामांकन में नहीं थी तो कांग्रेस के नामांकन में भी तो नहीं दिखाई दी ना। कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे वहाँ मंचों पर कि भाई देखो, आपने पहले मुझे देखा होगा उनके साथ, आज मैं खड़ा हूँ इधर पे इधर वोट? निश्चित रूप से मैंने कहा हम और हमारा परिवार। देखिए, बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों में, बड़े बड़े राजघरानों में राजनीति के नाम पर कई तरह की बातें हो जाती हैं, निश्चित रूप से। लेकिन मैंने कहा मैं परिवार के बड़े के तौर पे, संरक्षक के तौर पे, आप ये ना जानिएगा कि मेरी उम्र के वास्ते, केवल बिताए गए पिछले 3 दशक के नाते मैं परिवार के एक संरक्षक के तौर पे भी निश्चित रूप से था। आज हमारे बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई विवाद हैं, उसका मतलब ये हमारा निजी पारिवारिक मामला है। इसका असर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी परिवार पे तो किसी स्तर से नहीं पड़ना चाहिए। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और टिकट पार्टी ने नहीं दिया, इस चीज़ का अफसोस होता है। लगता है कि एक और समय गुजर गया, शायद पार्टी टिकट दे देती तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किंचित भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है कि हमें उस एक क्षण के अफसोस के बाद कोई परेशानी है। हम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए संपूर्ण तौर पर विपक्ष तो कह रहा है ना मंचों पर कि भाई तुमने उधर टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। कहा माननीय हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उस समय की तत्कालीन विधायक शैला रानी रावत जी का जितना अपमान करा,
उन्हीं परिस्थितियों के चलते शैला जी ने उस समय तत्कालीन रूप से कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी परिवार का दामन थामा था। तो इसलिए मुझे उस इतिहास को दोहराने की बार बार जरूरत नहीं है। उस समय के कई लोगों के जो मुआवजे छूटे हुए थे उन्हें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 7 साल बाद 8 साल बाद जो है स्वीकृत किया शैला जी के कहने पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी चीज़ों को समाज के बीच में रखते हैं, समाज के बीच में करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ समाज के अनुकूल नहीं हो रही है, वो उसमें परिवर्तन भी करते हैं। वो लोगों से मिलते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। हरीश रावत जी तो रायता बनाते और रायता फैला ही सकते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं छोटा सा दाना कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, लेकिन वो रायता बनाते भी बहुत अच्छा और फैलाते भी बहुत अच्छा। अच्छा, तो जिस तरीके से पहले आप शैला रानी रावत के साथ मैनेजमेंट करते थे, जैसे आप बोल रहे हैं, तो क्या आप आशा के लिए भी मैनेजमेंट करेंगे फिर वहाँ की भाई मम्मा का? मैंने आपसे कहा, मैंने ऐसा कहा कि मम्मा के यहाँ जो मेरा स्थान था, निश्चित रूप से वो तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेतृत्व, कोई नेता मुझे अपने यहाँ दे नहीं सकता, निश्चित मानिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी पार्टी के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं उन कर्तव्यों को तो नहीं भूल सकता ना। मम्मा के यहाँ तो मेरा स्थान अद्वितीय था। मैं आज भी मम्मा को इस चीज़ के लिए याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जीवन भर जितना सम्मान दिया, उस सम्मान का ही कारण था कि हम उनके साथ 3 दशक तक अपने राजनीतिक जीवन को छोड़कर चलते रहे। 2016 में, 16 से पहले, कुछ महीने पहले, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मेरी ही ओएसडी फाइल को, जिसे हरीश रावत जी ने सैंक्शन करा था, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप पीआरओ का काम कर लीजिए, तो मैंने कहा था हरीश जी, ओएसडी के बाद पीआरओ तो मैं नहीं बन सकता। और मम्मा ने कहा कि जयदीप का अपमान हुआ है, मतलब शैला का अपमान हुआ है। ये घटनाक्रम तो बिल्कुल हुआ है। आज हरीश जी बोल रहे हैं शैला जी के साथ धोखा हो गया। आपने उनके राजनीतिक वारिस को उस समय ओएसडी की फाइल बनाकर पीआरओ ज्वाइन करने को कह दिया था, और आज आप कह रहे हैं शैला जी के साथ धोखा हो गया। आपने उनकी बेटी को उपनल में जो उस समय नौकरी कर रही थी, उसे नौकरी से निकाल दिया था, और आज आप कह रहे हैं बेटी के साथ धोखा हो गया। हरीश रावत जी इस बात का जवाब दें कि उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते 2016 में सरकार गिरने के बाद क्यों ऐश्वर्या रावत को उपनल की नौकरी से बर्खास्त किया, और हरीश रावत जी इस बात का भी जवाब दें कि क्यों उन्होंने जयदीप बड़ताल को ओएसडी से पीआरओ की फाइल करने को कहा। बेटा और बेटी दोनों से आपने धोखा किया, मां से आपने धोखा किया, और आप बता रहे भाजपा ने धोखा किया। रायता बनाना और फैलाना बंद करें। तो कब जा रहे हैं आप केदारनाथ की तरफ? बस आज ही प्रस्थान कर, घर घर जाएंगे मंचों से? निश्चित रूप से घर घर जाऊंगा, और पार्टी मेरा सदुपयोग जहां करेगी वहां करना, जैसा करेगी मैं वैसा करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद से बात करने के लिए धन्यवाद। जयदीप बड़तवाल हैं, अपने को राजनीतिक धर्मपुत्र शैला रानी रावत का उन्होंने अपने को बताया है, और उनका कहना है कि जिस तरीके से रानी रावत के वो सपने पूरे करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शैला रानी रावत की बिटिया खुद ऐश्वर्या रावत ने बीजेपी में अपनी दावेदारी रखी थी, और उनका ये मानना भी था कि जिस तरीके से बीजेपी ने मृतक आश्रितों को ही टिकट दिया है, तो क्यों ना ऐश्वर्या रावत को ही टिकट मिलेगा। लेकिन इस बीच में एक चौंकाने वाला फैसला आता है, बीजेपी आशा नौटियाल का टिकट केदारनाथ उपचुनाव में करती है, लेकिन क्योंकि इस बीच में जयदीप बड़तवाल भी बीच में आते हैं, वो कहते हैं कि शैला रानी रावत के वो धर्मपुत्र हैं, राजनीतिक धर्मपुत्र है, तो टिकट उनको मिलना चाहिए, लेकिन दोनों का टिकट नहीं हुआ। अब उनका कहना है कि जिस तरीके से आशा नौटियाल को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो आशा नौटियाल को वो जीत दिलाएंगे। एक मंच पर वो खड़े होंगे, घर घर जाकर वो ये बताएंगे कि जो शैला रानी रावत का सम्मान था, वो सम्मान को जनता को रखना चाहिए, क्योंकि आशा नौटियाल जब वहाँ से जीतती हैं तो तभी जो शैला रानी रावत के सपने थे वो पूरे भी हो सकते हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।